बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सरबत नाज, बॉटनी की लेक्चरर। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 11 पार्ट 9 एक्सप्लेन करूंगी। आज के सेशन में मैं आपको समझाऊंगी कि क्यों क्रेब्स साइकिल को नाम क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल का नाम दिया जाता है। फिर मैं आपको डिटेल से क्रेब्स साइकिल एक्सप्लेन करूंगी और एट द एंड मैं आपको बताऊंगी कि नेट इनपुट और नेट आउटपुट क्रेब्स साइकिल के दौरान क्या रहा। Let's first discuss why it is named as Krebs cycle और citric acid cycle और TCA cycle। ये तीनों साइकिल के नाम एक ही साइकिल के नाम है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। हम इस साइकिल को क्रेब्स साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि सर हैंस क्रेब जो कि बायोकेमिस्ट है, इन्होंने साइक्लिक रिएक्शन पर सबसे पहले काम किया था, जिसकी वजह से इस साइकिल का नाम क्रेब्स साइकिल रखा गया। इस साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो साइकिल के दौरान फर्स्ट प्रोडक्ट बना था वो था सिट्रिक एसिड। ठीक। तीसरा नाम जो कि ट्राई कार्बो ऑक्सैलिक एसिड साइकिल भी कहलाता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि सिट्रिक एसिड में 3 कार्बो ऑक्साइल ग्रुप मौजूद होते हैं। क्रेब्स साइकिल वहां से स्टार्ट होती है जहां से एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ अटैच होता है और एंटर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां वो रिएक्ट करता है ऑक्सैलो एसीटेट के साथ वाटर मॉलिक्यूल की मौजूदगी में। ऑक्सैलो एसीटेट में 4 कार्बन एटम मौजूद होते हैं, जबकि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एसिटाइल को एंजाइम ए में 2 कार्बन एटम मौजूद होते हैं। ठीक है। ये रिएक्शन जब स्टार्ट होता है जब एसिटाइल जो है कोएंजाइम ए से सेपरेट हो जाता है। ठीक है। और ये कोएंजाइम ए सेपरेट होने के बाद दोबारा वापस चले जाता है दूसरा एसिटाइल लेने के लिए। इसको आप इस एग्जांपल से इस तरह समझ सकते हैं कि कोएंजाइम ए को आप बस एक कंसीडर करें, ठीक है, और एसिटाइल को एक पैसेंजर्स कंसीडर करें, राइट। तो बस का काम क्या होता है? पैसेंजर को एक स्टेशन से लेके आके दूसरे स्टेशन पे लेके जाना। तो कोएंजाइम क्या है? कोएंजाइम ए बस की तरह काम कर रहा है, ये स्टेशन पे पैसेंजर को ला रहा है और फिर वापस चला जा रहा है दूसरे पैसेंजर को लाना। तो इसका काम इसी तरह है। ठीक है। तो एसिटाइल जो है ये फिर कंबाइन हो जाता है ऑक्सैलो एसीटेट के साथ और फिर जो है प्रोडक्ट बनाता है सिट्रेट। और किसकी मौजूदगी में? सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की मौजूदगी में। आप चाहें तो एंजाइम का नाम याद कर लें, वरना फिर खाली ये मेंशन कर दें कि एंजाइम की मौजूदगी में जो है ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ये सिट्रेट जो है इसमें 6 कार्बन एटम मौजूद हैं। ये कैसे बने? क्योंकि हमने अभी देखा कि ऑक्सैलो एसीटेट में 4 कार्बन एटम होते हैं और एसिटाइल को एंजाइम ए में 2 कार्बन, तो दोनों को प्लस करोगे तो बनेंगे 6 कार्बन। ठीक। नेक्स्ट स्टेप में होता है वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल और जो प्रोडक्ट बनता है वो कहलाता है सिस एकोर्निटेट। ठीक है। इसमें 6 कार्बन होते हैं और ये रिएक्शन होता है एंजाइम एकोर्निटेज एंजाइम की मौजूदगी में, राइट। अच्छा, इसके बाद अगेन एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बन होता है और इस रिएक्शन के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो कहलाता है आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट एक्चुअली सिट्रेट ही का आइसोमर होता है। ठीक है। ये इसका आइसोमर होता है, यानी आइसोमर किसको कहते हैं? जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में फर्क होता है। ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। दोनों में आप देख सकते हैं 6 कार्बन एटम मौजूद है, राइट। नेक्स्ट स्टेप में होता क्या है? इसमें ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है जो कि 2 स्टेप में डिवाइड होके होती है। ठीक है। तो सबसे पहले आइसोसिट्रेट में ऑक्सीडेशन होती है, यानी ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और बनाता है ऑक्सैलो सक्सिनेट। ये ऑक्सीडाइज कैसे होता है? क्योंकि इसमें NAD जो है ये आके जब अटैच होता है तो ये रिड्यूस हो जाता है NADH और हाइड्रोजन आयन में। ठीक। तो जो ऑक्सैलो सक्सेनेट है वो उसमें 6 कार्बन एटम मौजूद होते हैं, राइट। और ये रिएक्शन होता है आइसोसिट्रेज डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की मौजूदगी में, राइट। नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सैलो सक्सेनेट में डीकार्बोक्सिलेशन होती है, यानी इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल
निकल जाता है और जो प्रोडक्ट है उसमें एक कार्बन एटम कम हो जाता है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो कहलाता है अल्फा कीटोग्लिसरेट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 कार्बन एटम मौजूद रह गए बाकी, जबकि पहले थे 6 कार्बन एटम। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में दोबारा अल्फा कीटोग्लिसरेट जो है वो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इसमें होती है। ठीक है, ये कब होती है? जब कोएंजाइम ए यहाँ पे आके अटैच हो जाता है और जो है NAD जो है ये रिड्यूस होके बनाता है NADH और हाइड्रोजन आयन। ठीक, और इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल जाता है और जो प्रोडक्ट है वो बन जाता है सक्सेनाइल कोएंजाइम ए। ठीक, अच्छा, सक्सेनाइल कोएंजाइम ए जो है ये प्रोडक्ट जो बनता है इसमें 4 कार्बन एटम मौजूद होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें से अगेन जो है एक कार्बन निकल चुका है, तो अब जो बचे हैं वो कितने रह गए? 4 कार्बन। राइट, अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जो है इसके बाद कहलाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। राइट, अच्छा, इसमें क्या होता है? सक्सेनाइल जो है वो कोएंजाइम ए से सेपरेट हो जाता है और ये रिप्लेस हो जाता है फॉस्फेट ग्रुप के साथ। ठीक है, फिर फॉस्फेट ग्रुप जो है ये जाके अटैच हो जाता है GDP के साथ, गॉसिन डाइफॉस्फेट के साथ, जो कि फॉस्फेट के साथ अटैच होके बनाता है GTP। ठीक है, पहले ये GDP होता है यानी GDP, और फिर जो है ये फॉस्फेट के साथ कंबाइन करके बनाता है GTP। राइट, फिर ये फॉस्फेट GTP जो है वो ट्रांसफर कर देता है ADP को, ADP फॉस्फेट के साथ कंबाइन करके बनाता है ATP। राइट, इसको मैं दोबारा से समझा देती हूँ। सक्सेनाइल जो है ये रिप्लेस हो जाता, ये कोएंजाइम ए से सेपरेट आउट हो जाता है। ठीक है, और रिप्लेस हो जाता है फॉस्फेट के साथ। फिर फॉस्फेट जो है चले जाती है किसके पास? GDP के पास। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ये, GDP के पास चले जाता है। ये फिर क्या बनाता है? GTP। GTP बनाने के बाद फॉस्फेट अपना दे देता है ADP को, ADP अगेन फॉस्फेट के साथ मिलकर ATP बनाता है। राइट, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें फॉस्फेट ग्रुप जो है आके अटैच हो जाए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ और रिजल्ट में बने ATP। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, यानी इसी एक स्टेप में ATP बनेगी पूरे क्रैब साइकिल में। राइट, अच्छा, इस प्रोसेस के दौरान वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन भी हुआ है। राइट, और जो प्रोडक्ट बना है हमारे पास वो कहलाता है सक्सिनेट। ठीक, और ये प्रोसेस हुआ है सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम की मौजूदगी में। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में जो है ऑक्सीडेशन होती है, सिर्फ ऑक्सीडेशन होती है यहाँ पे। सक्सिनेट जो है ये ऑक्सीडाइज होता है। कब होता है? जब FAD आके अटैच होता है और FAD जो है वो रिड्यूस हो जाता है FADH2 में। राइट, और जो प्रोडक्ट है वो जो बनता है वो कहलाता है फ्यूमेरेट, और इसमें 4 कार्बन एटम मौजूद होते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में अगेन वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और जो प्रोडक्ट जो बनता है वो कहलाता है L-मेलेट। ठीक है, इसमें अगेन 4 कार्बन एटम मौजूद होते हैं। ठीक, और इसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है जो कहलाता है रीजनरेशन, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन होती है। राइट, और इसमें L-मेलेट जो है वो ऑक्सीडाइज होके ऑक्सैलो एसीटेट बनाता है और NAD जो है वो रिड्यूस हो जाता है NADH प्लस हाइड्रोजन आयन में। अब देखते हैं क्रैब साइकिल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के साथ। ये साइकिल को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि मैंने इस साइकिल में 2 सिंबल यूज किए। ये रेड स्क्वायर शो कर रहा है कि कौन सा मॉलिक्यूल या कौन सा प्रोटॉन साइकिल से रिमूव हो रहा है, जबकि ग्रीन स्क्वायर शो कर रहा है कि कौन सा मॉलिक्यूल या कौन सा प्रोटॉन साइकिल में ऐड हो रहा है। ये साइकिल स्टार्ट होती है ग्लाइकोलाइसिस के एंड प्रोडक्ट से, जो कि है पायरिक एसिड। जब ये कंबाइन हो जाता है कोएंजाइम ए और कोएंजाइम NAD के साथ, इसके रिजल्ट में बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि एंटर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां पर क्रैब साइकिल स्टार्ट होती है। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए
जाके रिएक्ट करता है ऑक्सैलो एसिडिक एसिड के साथ वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में। ऑक्सैलो एसिडिक एसिड में 4 कार्बन एटम मौजूद होते हैं, जबकि एसिटाइल कोएंजाइम ए में 2 कार्बन एटम मौजूद होते हैं। ये रिएक्शन जब स्टार्ट होता है जब एसिटाइल कोएंजाइम ए से सेपरेट हो जाता है। यहाँ पे रेड स्क्वायर शो कर रहा है कि कोएंजाइम ए जो है एसिटाइल से अलग हो रहा है, ठीक है। फिर ये एसिटाइल जो है ये रिएक्ट करता है ऑक्सैलो एसिडिक एसिड के साथ और वाटर के साथ और रिजल्ट में बनाता है सिट्रिक एसिड, ठीक है। सिट्रिक एसिड में 6 कार्बन एटम मौजूद होते हैं, ठीक। अच्छा, अब आगे साइकिल एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये बता दूं, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड के एंड में हमेशा COOH लगता है, ठीक है। जब भी यहाँ पे हाइड्रोजन निकल जाता है तो यहाँ पे माइनस शो हो रहा होता है, और जब हम यहाँ पे लिखते हैं कार्बो ऑक्सैलिक एसिड के कोई भी ग्रुप को, जैसे कि यहाँ पे सिट्रिक एसिड है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिट्रेट, ठीक है। ये सिट्रिक एसिड हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे H मौजूद है, ठीक है। जब नहीं होगा तो हम लिखेंगे सिट्रेट। इसी तरीके से दूसरे कार्बोक्सिलिक ग्रुप में भी इसी तरीके से हम लिखेंगे, ठीक, सही है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में सिट्रिक एसिड से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, जो यहाँ पे शो किया जा रहा है OH, और एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से निकल जाता है, ठीक। और रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो कहलाता है सिस एकोनिटिक एसिड, ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्रोडक्ट बना है इसमें 6 कार्बन एटम मौजूद होते हैं, ठीक है। इसमें इससे दोबारा जो है इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है, ठीक है, जिसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है वो कहलाता है आइसोसिट्रिक एसिड, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में HOH ऐड हो गया, जबकि यहाँ पे ये मौजूद ही नहीं था, ठीक। अच्छा, आइसोसिट्रिक एसिड में 6 कार्बन एटम होते हैं। ये आइसोमर होता है सिट्रिक एसिड का, ये मैं आपको लास्ट स्लाइड में दिखा चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, आइसोसिट्रिक एसिड में होती है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है ना। अच्छा, ये स्टेप होता है 2 स्टेप में डिवाइड होके। पहले होती है इसमें ऑक्सीडेशन, आइसोसिट्रिक एसिड में होती है ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो और NAD इसके साथ आके अटैच हो जाता है और ये हो जाता है रिड्यूस, ठीक। तो यहाँ से क्या होता है, ये हाइड्रोजन निकल जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आइसोसिट्रिक एसिड में होती है ऑक्सीडेशन, ठीक। यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाता है और लग जाता है NAD के साथ, जो कि यहाँ पे रिड्यूस होके बन जाता है NADH, ठीक है। और इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बना है वो कहलाता है ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड। इसमें भी अगेन 6 कार्बन एटम मौजूद होते हैं, ठीक। अच्छा, इसके बाद स्टेप जो होता है डीकार्बोक्सिलेशन का, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। यहाँ पे आप रेड स्क्वायर से देख सकते हैं CO2 रिमूव हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ये क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, इसका मतलब है जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें एक कार्बन कम हो रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो बनता है वो कहलाता है कीटो गिल्टेरिक एसिड, और इस ये 5 कार्बन एटम इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है ना। तो अब आपने यहाँ पे देख लिया, पहले यहाँ पे इस तरह यहाँ तक जो है ऑक्सीडेशन हुई, उसके बाद यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हुई, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में अगेन अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो है वो उसमें होती है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड इससे यानी इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड अगेन रिमूव हो जाती है, और NAD जो है ये रिड्यूस हो जाता है और बनाता है NADH, ठीक। और इसमें आके अटैच हो जाता है कोएंजाइम A, और जो प्रोडक्ट बनता है वो कहलाता है सक्सेनाइल कोएंजाइम A, ठीक। तो ये जो सक्सेनाइल कोएंजाइम A है इसमें रह जाते हैं 4 कार्बन, क्योंकि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल चुकी है। सक्सेनाइल कोएंजाइम A फिर अंडरगो करता है स्टेप जो कहलाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, ठीक। तो सबसे पहले क्या होता है, सक्सेनाइल कोएंजाइम A से सेपरेट हो जाता है और रिप्लेस करता है फॉस्फेट ग्रुप से। फिर ये फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो जाता है GDB के साथ और बनाता है GTP,
फिर जीटीपी जो है फॉस्फेट दे देता है एडीपी को, और एडीपी फॉस्फेट के साथ मिलके बनाता है एटीपी। ठीक है, तो ये स्टेप जिसमें फॉस्फेट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ आके अटैच हो जाए और उसके रिजल्ट में बन जाता है एटीपी, इसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, अच्छा इस स्टेप पे वाटर मॉलिक्यूल भी आके अटैच हो जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोएंजाइम ए जो है यहाँ से रिमूव हो रहा है। ठीक है, और जो रिजल्ट में प्रोडक्ट बन रहा है वो कहलाता है सक्सेनिक एसिड। इसमें भी 4 कार्बन एटम मौजूद होते हैं। ठीक, अच्छा अब इसमें क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन होती है, ये ऑक्सीडाइज होता है, और FAD एक नया कोएंजाइम जो है वो यहाँ पे आता है और ये रिड्यूस हो जाता है और बनाता है FADH2। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सक्सेनिक एसिड से एक यहाँ से हाइड्रोजन और एक यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो निकल जाती है, यानी ये ऑक्सीडाइज होता है और बनाता है फ्यूमेरिक एसिड। ठीक, अब ये फ्यूमेरिक एसिड में वाटर मॉलिक्यूल आके ऐड हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं H और OH यहाँ पे ऐड हो रहा है, राइट, और रिजल्ट के तौर पे बन जाता है मैलिक एसिड। ठीक, ये मैलिक एसिड जो है ये अगेन इसमें 4 कार्बन एटम मौजूद होते हैं, राइट। अच्छा, इसमें जो है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो कहलाता है रीजनरेशन ऑफ ऑक्सैलो एसिडिक एसिड। ठीक, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, मैलिक एसिड जो है वो क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, यहाँ पे देख रहे हैं आप हाइड्रोजन निकल रहा है, जबकि NAD जो है रिड्यूस होके बनाता है NADH। ठीक, अच्छा इस साइकिल में मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इनपुट्स भी बताए हुए हैं मैंने, यहाँ पे आउटपुट्स भी बताए हुए हैं। ये इनपुट और आउटपुट एक पायरिक एसिड के हैं। ठीक है, तो येलो स्क्वायर शो कर रहा है 5 येलो स्क्वायर शो कर रहा है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो क्रैब साइकिल के दौरान यूज हुए हैं। ठीक है, और ये ब्लू सिंबल शो कर रहा है 3 पानी के मॉलिक्यूल जो इस साइकिल के दौरान इस्तेमाल हुए हैं, राइट। अच्छा, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम इस साइकिल में, यहाँ पे जो है NAD ये पहला वाला इस्तेमाल हुआ। ठीक, ये दूसरा है, ये तीसरा, FAD चौथा इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये पांचवा। इस तरह 5 इलेक्ट्रॉन कैरियर इस्तेमाल हुए पूरी साइकिल के दौरान। इसी तरह वाटर मॉलिक्यूल को देख लेते हैं, ये पहला वाटर मॉलिक्यूल है जो इस्तेमाल हुआ, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक, अच्छा अब देखते हैं हम एक पायरिक एसिड के दौरान कितने आउटपुट बने हैं। ठीक, ये ब्राउन सिंबल शो कर रहा है 5 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को जो प्रोड्यूस हुए, और ये पिंक सर्कल शो कर रहा है 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के जो प्रोड्यूस हुए, और ये सिंबल शो कर रहा है ATP को जो प्रोड्यूस हुए इसके दौरान। ठीक है, तो पहले हम इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को ब्राउन सिंबल को देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए एक NADH प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये दूसरा है। ठीक, और ये तीसरा हो गया, ये चौथा FADH2 और ये पांचवा NADH, राइट। अच्छा, अब कार्बन डाइऑक्साइड को देख लेते हैं, ये पहला कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुई, सही है, और ये दूसरी हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, और ये तीसरी कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से ATP जो है पूरे क्रैब साइकिल में एक ही प्रोड्यूस हुई, राइट। अच्छा, क्योंकि हमें पता है कि एक ग्लूकोज जो है वो स्प्लिट होता है 2 मॉलिक्यूल पायरिक एसिड के में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आउटपुट जो है वो डबल होगा। ठीक है ना, यानी ये साइकिल 2 दफा जाके कंप्लीट होगी, तो एक ग्लूकोज जो है क्योंकि 2 पायरेट में स्प्लिट हो रहा है, ठीक है ना, तो फिर इसमें यानी आप ये सारे प्रोडक्ट आउटपुट को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 5 इंटू 2 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स कैरियर प्रोड्यूस हुए। ठीक है, और 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए, और 1 इंटू 2 2 ATP टोटल प्रोडक्शन हुई। Let's conclude net input and output of Krebs cycle. ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है 2 मॉलिक्यूल पायरेट में। ठीक, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब स्प्लिट होता है 2 मॉलिक्यूल पायरेट में, इसका मतलब ये है कि इसे Krebs साइकिल 2 दफ़ा कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक दफ़ा जब Krebs साइकिल कंप्लीट होती है तो इसका इनपुट उस दौरान
ये रहता है कि एक मॉलिक्यूल पायरेट का, 3 मॉलिक्यूल का वाटर के और 5 कैरियर्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और इसी दौरान जो आउटपुट रहता है वो है 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के और 5 कैरियर्स और 1 एटीपी प्रोड्यूस होता है, राइट। जब ये 2 दफ़ा साइकिल कंप्लीट होती है तो 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 10 कैरियर्स और 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, और इसी को इक्वेशन के थ्रू भी यहाँ पे शो किया गया है। थैंक यू। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।